दोस्तों, आज की कहानी है सुंदर पति पाने का नतीजा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। मालती और उसका परिवार संजय कॉलोनी में एक 8-8 फुट की झुग्गी में जबरदस्ती रहा करते थे। मालती से बड़ी और 2 बहनें थीं, जिनकी शादी पिछले 2 सालों में हो चुकी थी। अब उस पैर पसारने भर की झुग्गी में 3 लोग रह रहे थे, मालती और उसके माता पिता। मालती के पिता का भेलपुरी का ठेला था, जिसके सहारे उनकी गुजर बसर हो जाती थी। कॉलोनी की हर औरत 4 पैसे फालतू कमाने के लिए झुग्गियों से निकलकर बाहर पड़ोस इलाकों में अमीर लोगों के घर में झाड़ू पोछा का काम कर लिया करती थी। पर मालती की मां ने पिछले कुछ सालों से बाहर काम पर जाना छोड़ दिया था। 17 साल की मालती के अंदर भी अब जवानी के रंग रूप दिखाई देने लगे थे। उसके शरीर की बनावट में भी काफ़ी फर्क आने लगा था। मालती नगर निगम के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, जो उसकी झुग्गी के तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर था। उसकी कॉलोनी की बाकी लड़कियां भी उसी स्कूल में जाती थी। मालती और उसकी सहेलियां स्कूल से घर आते समय रास्ते में खूब मस्ती किया करती थी। कभी किसी राह चलते लड़के को छेड़ दिया या किसी इमली वाले से उधार में इमली लेकर खा ली। एक दिन स्कूल के बाहर जब मालती ने अपने ही पड़ोस की झुग्गी में नए रहने वाले रघु को देखा तो वह चौंक गई। रघु अभी कुछ दिन पहले ही मालती के सामने वाली झुग्गी पर अपने मामा चरण दास के यहाँ आया था। उसका मामा भाड़े का टेम्पो चलाता था और रघु के पास उनका अपना ई-रिक्शा था। रघु जवान था, 22 साल का रहा होगा। कंधे चौड़े, सीना बाहर, रंग साफ, लंबाई भी कुछ 5.5 फुट। पर अनपढ़ सयानी मालती हमेशा रघु से बात करने के मौके तलाशती, पर माँ के रहते ऐसा करना मुश्किल था। पर आज मालती अपनी सारी सहेलियों के साथ उसके ई-रिक्शा को आगे से घेर कर खड़ी हो जाती, मानो उस रघु का अब सब कुछ छीनने वाला हो। पर उन लोगों ने तो सिर्फ मुफ्त की सवारी करने के लिए रघु के रिक्शा को रोका था। मालती ने फटाफट सबको पीछे वाली सीट पर बैठा दिया। जो कोई बच्चा उसे एक दूसरे की गोद में और खुद सारी सीटें भर जाने की वजह से रघु के साथ वाली सीट पर जा बैठी। बेचारे रघु ने अभी कुछ ही दिनों पहले ई-रिक्शा चलाना शुरू किया था। उसके साथ वाली सीट पर अभी तक कोई लेडीज सवारी नहीं बैठी थी। रघु थोड़ा हिचकिचाया, पर भला अपने पड़ोस की लड़की को घर छोड़ने से वह कैसे मना कर सकता था। मालती अपना बस्ता गोद में लिए उसके साथ वाली सीट पर जा बैठी। मालती के बदन की छुअन से रघु थोड़ा घबराया। मालती ने रघु से पूछा, आज स्कूल के बाहर कैसे जी? मैं घर जा रहा था तो सोचा कि खाली रिक्शा ले जाने से अच्छा क्यों ना जाते जाते थोड़ी और सवारी बैठा लूं। आखिर हमारी मंजिल भी तो एक ही है, रघु ने बताया। पर मैंने तो आपका नुकसान करवा दिया, मालती ने भोली सूरत बनाकर रघु से कहा। वह कैसे? रघु ने मालती से हैरानी से पूछा। अरे, इन्हें लगा कि आप पड़ोसी हैं तो पैसे नहीं लेंगे, मालती ने पीछे बैठी अपनी सहेलियों की ओर इशारा करते हुए बताया। लड़कियों ने अपनी मर्जी से ही रघु के रिक्शा का रेडियो चालू कर दिया था, जिसकी वजह से मालती और रघु की आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही थी। तो क्या गलत सोचा उन्होंने? मैं वैसे भी आप लोगों से पैसे नहीं लेता, रघु ने पड़ोसी धर्म निभाते हुए कहा। घर पहुंचकर रघु उस दिन सिर्फ मालती के बारे में ही सोचता रहा। अगले दिन फिर जब स्कूल से निकलते वक्त सामने रघु को ई-रिक्शा पर देखा तो मालती खिल उठी। आज रघु ने जानबूझकर अपनी साथ वाली सीट के लिए मालती के लिए बचा कर रखी थी।
मालती ने अपनी सहेलियों से कहा, तुम लोग जाओ, आज मुझे जल्दी जाना है, मैं रिक्शा से चली जाऊंगी। मालती आज फिर बस्ता अपनी गोद में रखकर रघु से सटकर बैठ गई। दोनों में काफ़ी छेड़छाड़ भरी बातें हुई। हालांकि शुरुआत मालती ने की थी, पर अब रघु भी काफ़ी खुल चुका था। उन दोनों को अब एक दूसरे से प्यार होने लगा। रघु अब सुबह भी मालती को रिक्शा पर स्कूल छोड़ दिया करता और दोपहर को अपने साथ ले भी आता। एक दिन रघु मालती को लाल किला घुमाने ले गया। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर लाल किला घूमने लगे। पूरे दिन दोनों में खूब रंगीन बातें हुई। आखिर में शाम को रघु थक कर दीवाने आम के नज़दीक गार्डन में मालती की गोद में सिर रखकर उसे अपने भविष्य के सपने दिखाने लगा। तभी मालती ने कहा, हमारी शादी ऐसे नहीं हो सकती रघु। क्यों? रघु ने हैरानी से पूछा। मेरे घर वाले और तुम्हारे मामा की वैसे भी नहीं बनती, ऊपर से यह लव मैरिज। मालती ने अपनी दुविधा बताते हुए कहा, तो चलो भाग चलें। रघु ने बड़ी ही आसानी से मालती की ओर देखते हुए कहा। मंद मंद मुस्कुराते हुए मालती ने दुपट्टे से मुंह को ढकते हुए अपने होठ रघु के होठ पर रख दिए और एक खुश्क हंसी अपने होठों पर बिखेरी। मालती की हंसी मानो कह रही हो कि वह रघु से सहमत है। अगले दिन मालती स्कूल जाने के लिए रघु के रिक्शा पर बैठी तो उसके स्कूल बैग में किताबों की जगह कुछ कपड़े और ज़रूरी दस्तावेज थे। वो दोनों ने भागकर कोर्ट मैरिज की और एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। कुछ दिन तो दोनों के परिवार वालों ने उनकी तलाश की, फिर हार कर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आए। मालती का पिता शर्मिंदा तो हुआ, पर उसके सिर से मालती की शादी का बहुत बड़ा बोझ कम हो गया था। मालती और रघु अपनी शादीशुदा जिंदगी से काफ़ी खुश थे। देखते ही देखते मालती एक बच्ची की माँ भी बन गई। एक दिन रघु दोपहर को लंच करने के लिए अपने कमरे में आया। उसने मालती को बुलाया। कुछ दिनों में मेरा एक दोस्त उमेश गांव से आ जाएगा, तो उसे मैं अपना यह रिक्शा किराए पर देकर खुद नहीं ले लूँगा और ऐसे ही अपना धंधा बड़ा करता चला जाऊँगा। पर बात बात पर बीड़ी पीने वाला रघु अक्सर बीड़ी के पैकेट पर दी हुई चेतावनी को नज़रअंदाज कर जाता। रघु को कैंसर तो नहीं, पर टीबी की बीमारी ले डूबी। एक दिन बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाने के चलते रघु को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। दिनों दिन नए रिक्शे के लिए जमा किए हुए पैसे और रघु के दिन कम होते जा रहे थे। रघु सोकर आधा हो चुका था। तकरीबन 3 दिन सरकारी अस्पताल में लेटे रहने के बाद चौथे दिन रघु को नींद आ ही गई। वह मर चुका था। रघु की निशानी के तौर पर सिर्फ एक रिक्शा और उसकी बेटी ही मालती के पास रह गई थी। मालती गहरे गम के आगोश में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। कमाई का भी कोई साधन न था। मालती को अपनी और बेटी की चिंता खाए जा रही थी। मालती के मन में अक्सर यह ख्याल उठते, अब गुजर बसर कैसे होगी, बेटी का भविष्य क्या होगा, अकेली बेबी औरत का इस समाज में क्या होगा। ऐसे में एक दिन रघु का एक दोस्त हसन रघु के घर आया। हसन की रघु से अभी कुछ ही दिन पहले दोस्ती हुई थी। मालती ने उसे चाय नाश्ता करवाया। कुछ देर वह रघु की मौत पर मौन साधे बैठा रहा, फिर असली मुद्दे पर आ गया। उसने मालती को दिलासा दिलाते हुए कहा, भाभी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं चला जाऊंगा। रघु भाई का यह रिक्शा और आपको रोज पूरे 300 रुपये किराया भी दूंगा। मालती को भी आज नहीं तो कल यह करना ही था, इसलिए उसने भी इस सौदे पर हामी भरते हुए सिर हिला दिया। हसन अपने वादे मुताबिक रोज समय से मालती के घर उसका किराया देने आ जाया करता था। मालती की जिंदगी भी बस कट ही रही थी। एक दिन हसन शराब के नशे में चूर
होकर मालती को किराया देने आया। चूल्हे की आग के सामने रोटी सेकती मालती के माथे का पसीना उसके चेहरे और गालों से होता हुआ सीधा उसके उभारों पर जाकर ठहर रहा था। यह देखकर हसन मदहोश हो गया। वह विधवा मालती को बिन मांगे ही पति का सुख देने का उतावला हो गया। मालती ने हसन को बैठने को कहा तो वह मौका पसंद बिस्तर पर ही पसर गया। मालती जानती थी कि इस समय वह नशे में है, इसलिए मालती अपनी बेटी के साथ वहीं नीचे बिस्तर बिछाकर सो गई। तकरीबन आधी रात को हसन मौका देखकर मालती के साथ जो लेटा और अभी हसन ने उसे छूना शुरू ही किया था कि अचानक मालती की नींद टूट गई। अपने साथ गलत काम होते देख मालती की आंखें फटी की फटी रह गई। मालती ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। उस रात के मंजर के बाद हसन भी अब मालती से नजरें चुराने लगा। कई दिनों तक किराया ना देता और कभी देता भी तो 100 या 200। मालती के पूछने पर हसन कह देता, अरे रिक्शा है, कभी टायर भी पंचर हो जाता है, कभी ब्रेक भी फेल हो सकते हैं, कभी मोटर भी खराब हो सकता है, भला है तो यह एक मशीन ही। मालती ने कहा, इतना कुछ पहले तो नहीं होता था, वह भी रोज रोज कुछ दिनों से ही सारी खराबियां होने लगी थी। क्या? मालती के लहजे में ताना था। अगर 300 रुपये किराया चाहिए तो रिक्शे को सारी मरम्मत खुद ही करवानी पड़ेगी। कभी रिक्शा खराब हुआ तो तुम्हें बनवा कर दोगी, और अगर ऐसा नहीं कर सकती हो तो आगे से बिन बात मुंह भी मत चलाना, नहीं तो ढूंढती रहना दूसरा ड्राइवर। हसन को पता था कि मालती को दूसरा ड्राइवर मिलना मुश्किल था, और यह बात भी जानता था कि उसने तो छोड़ दिया, पर कोई और मालती जैसी जवान विधवा को नोचे बिना नहीं छोड़ेगा।